नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो करंट अफेयर्स की न्यूज, जिनके टाइटल आप देख पा रहे हैं, प्रशासनिक सुधार मिशन रैंकिंग एंड द सेकंड टाइटल इज उत्तरी बिहार में रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट। तो ये किस तरीके से आपके एग्जाम के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसके साथ ही वीडियो के एंड में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रखा गया है, जिससे कि ये क्लियर होगा कि आपकी तैयारी अब तक की कैसी है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टडी आईक्यू के नए चैनल की। बीपीएससी स्टडी आईक्यू नाम से एक नया चैनल आप सभी लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेडिकेटेडली बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें आने वाले जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी वीडियोस होते हैं, इसको जाके आप देख सकते हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं अब सेल की। सेल आई हुई है, अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है स्टडी आईक्यू से, यू कैन जस्ट गो एंड परचेज दैट। दिवाली सेल का जो है ऑफर ये रहने वाला है 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक रहने वाला है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ फाउंडेशन कोर्स की। अगर आप फाउंडेशन संकल्प बैच 7 में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि आपको तैयारी करवाएगा बिल्कुल बेस लेवल से स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की, और स्पेसिफिकली कौन से स्टेट्स की, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल और असम, उनके लिए तो जाएं स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाके जब परचेस करेंगे तो AKS लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। 9999 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। मेरे कोड यूज करने से मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी आपको। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा इस फाउंडेशन बैच में? इसमें मिलेंगे आपको लाइव लेक्चर्स, इसमें मिलेगी आपको मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग भी मिलेगी मेंस के लिए, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और कंटेंट भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें यहीं पे अवेलेबल है। आप जल्दी से इसको परचेस करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। टॉपिक हिंदुस्तान पेपर की न्यूज है और टाइटल भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रशासनिक सुधार मिशन रैंकिंग में बक्सर और सुपौल जो है वो नंबर 1 आए हुए हैं। तो ये जो रैंकिंग है, इनमें दोनों कैसे नंबर 1 आ सकते हैं? दोनों एक ही चीज में नंबर 1 नहीं आए, दो अलग अलग चीजों में नंबर 1 आए हुए हैं। सितंबर 2024 की ये रैंकिंग है, ठीक है। और इंप्लीमेंटेशन किसका किया गया है? 2 एक्ट्स का। इन 2 एक्ट्स के इंप्लीमेंटेशन को नजरिए में रखते हुए, उसको देखते हुए जो रैंक जो है इन स्टेट्स की, इस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स की आई है, वो यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। तो कौन कौन से एक्ट्स हैं? द फर्स्ट एक्ट इज राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011, लोक सेवाओं के अधिकार का अधिनियम है 2011 का। उसके बाद आता है राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट 2015 का, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015। अब इन एक्ट्स को इंप्लीमेंट कैसे कैसे किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में, उससे रैंकिंग भी निकाली गई है। और उस रैंकिंग में कौन कौन से जिले नंबर 1 आए हैं? हमारे बक्सर और सुपौल। अब जानते हैं इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल से। बक्सर जो आया है वो किस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में आया है? नंबर 1 राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट, लोक सेवा का अधिकार। इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में, जो भी सेवाएं होती हैं उसको इंप्लीमेंट करने में कौन इंप्लीमेंट करता है? जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो जो है उसमें बक्सर जिला नंबर 1 आया। नेक्स्ट जो है सुपौल जिला। सुपौल डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिहार राइट्स टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट। तो लोक शिकायत ये जो है, इसके लिए, इससे रिलेटेड जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो आए हैं, वो सुपौल जिला वाले वो आए हैं नंबर 1 पे, ठीक है। तो दोनों एक्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन जो है वो किस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में आया नंबर 1, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बारे में जरा डीपली जानते हैं। तो बिहार लोक सेवाओं का जो अधिकार अधिनियम है, जो फर्स्ट वन वाला है, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011, वो क्या करता है? वो 2 चीजें बस आप ध्यान रखिएगा, जवाबदेही और पारदर्शिता, मतलब अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे मेंशन है अकाउंटेबिलिटी, जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। जवाबदेही और पारदर्शिता, अगर इन चीजों पर, ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं, इनको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है और इस वजह से जो हमारा जिला है वो नंबर 1 पे आया हुआ है, ठीक है। इसमें होता क्या है? इसमें हम लोग इसके अंतर्गत लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम में के अंतर्गत 14 विभागों के 153 सेवाएं शामिल है। मैंने डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया आपको, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जितने भी इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, तो 14 विभाग ऐसे हैं, उनकी कितनी? 153 सेवाएं, जो सेवाएं प्रदान करते हैं, जो भी पब्लिक सर्विस वाली डिपार्टमेंट्स रहते हैं, वो सारी यहाँ पे प्रोवाइड हो पाती है। क्लियर है? तो ये बात हो गई हमारे बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम की, बिहार राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011 की। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्ट पे, वो है बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट 2015, ठीक है। 2015 है ये वाला, 2011 नहीं है, 2015 है, राइट। ये 15 हो जाएगा। इसमें क्या होता है?
ये कानून करता है क्या? ये कानून नागरिकों को उनकी शिकायतों की सुनवाई, जो शिकायतें वो करते हैं और कितने समय में वो चीजें हो रही हैं, ठीक है, इनके सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला जो है कि शिकायतों की जो सुनवाई होती है वो किस तरीके से जल्दी से हो पाती है कि नहीं हो पाती है, ठीक है। उनके निवारण, ऐसा नहीं कि मतलब सुन लिया, हाँ सुनवाई भी कर रहे हैं लेकिन निवारण नहीं हो पा रहा है, तो निवारण भी करना है। और लिए गए निर्णय संचार का अवसर देने का कानूनी अधिकार देता है। जानते हैं कि बेनिफिट्स होते क्या हैं, डीपली जानते हैं। पहला जो इसका बेनिफिट है, फायदा है, वो ये है निःशुल्क शिकायतें, प्री कंप्लेंट्स इसमें हम लोग कर सकते हैं। जो भी बिहार के, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं वो शिकायतें भी करते हैं, जो डिपार्टमेंट्स में जो भी उन्हें दिक्कत आती है, और उन शिकायतों की जो सुनवाई होती है वो फ्रीली होती है, ठीक है, फ्री कंप्लेंट्स होती हैं। नेक्स्ट इज समय पर समाधान, टाइमली रिड्रेसल। ये एक मेजर पॉइंट होता है, एक मेजर एडवांटेज वाला पॉइंट होता है अगर ये चीज़ हो रही होती हैं। वैसे गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होती हैं, जितने भी सरकारी सुविधाएं होती हैं, उनमें टाइम बहुत लगता है, ऐसा तो दिमाग में हमेशा बनी रहती है इमेज, लेकिन यहाँ पर टाइमली रेजोल्यूशन जो है ये इसका बेनिफिट है अगर इस तरीके से काम आगे बढ़ता है तो। नेक्स्ट है न्यूट्रल ऑफिसर्स। जितने भी, जैसे ग्रीवांस रिड्रेसल में होता है कि कोई भी इशू अगर हो गया तो वहां पर बाइज्ड अधिकारी नहीं होना चाहिए। बायस्ड का मतलब है कि एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, दो पार्टीज के बीच में किसी भी अधिकारी का एक तरफ झुकाव होगा तो जो जजमेंट होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो न्यूट्रल ऑफिसर्स होने चाहिए, तटस्थ अधिकारी होने चाहिए, साथ में मल्टी मॉडल एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब मल्टी मॉडल एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि पहली बात तो अगर ये चीज़ ऑफलाइन हो सकती है तो ठीक है, ऑफलाइन जा सकते हैं। अगर ये ऑनलाइन सुविधा भी प्रोवाइड की जा रही है तो वो भी एक तरीका होता है, मल्टी मॉडल तरीके से एक्सेसिबिलिटी हो सकती है इन इस एक्ट के अंतर्गत। इसी के अलावा इनकी जो वेबसाइट में जो भी चीज़ें पड़ी रहती हैं, जैसे रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, तो उसमें रिपोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे फीचर्स पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर क्या मेंशन है, द फर्स्ट वन इज द लीगल राइट। ठीक है, ये लीगल राइट प्रोवाइड करता है बिकॉज ये एक्ट के अंतर्गत आता है। एक्ट क्या है, एक लीगल राइट बन जाता है, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें लिखी रहती हैं। मल्टी मॉडल एक्सेसिबिलिटी मैंने बताया आपको, ठीक है। पावर पैरिटी इसमें हमेशा रहती है। पावर पैरिटी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष अगर ज्यादा पावरफुल है, एक पक्ष अगर उतना पावरफुल नहीं है तो बायसनेस आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पावर पैरिटी रखी जाती है इसमें। रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी चीजें इसमें इंक्लूड रहती है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब इस जो पूरा संगठन बना हुआ है इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो उद्देश्य है, जो कि विजन होता है डिपार्टमेंट का, जिस वजह से वो डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, वो सही तरीके से काम कर पाए। ठीक है, तो जो भी इंप्लॉइज वहां पे वर्क कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है इसमें। साथ साथ इसमें आता है कंप्लेनेंट फीडबैक। इसमें फीडबैक भी लिया जाता है। पहली बात तो ये कि कोई कंप्लेनेंट अगर है तो वो वहां पे कंप्लेन करता है। अब कंप्लेंट रिड्रेसल जो है वो कितने समय में हो रहा है, ये इस चीज को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए यहाँ पर उससे फीडबैक भी लिया जाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए। जैसे मैंने इससे पहले भी बात करी थी 2011 वाले एक्ट के बारे में, तो वहां पर भी था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ये दो वर्ड जो होते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर, अगर गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही एक अच्छे तरीके से आपके आंसर को रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। साथ ही मैंने बताया था आपको टाइम बाउंड मैनर से, ठीक है, समयबद्ध तरीके से ये जो रेजोल्यूशन होता है, जो भी ग्रीवांस होते हैं, उनका रिड्रेसल होना बहुत जरूरी होता है टाइम बाउंड मैनर से। उसके बाद में साथ में आ रहा है वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था, और ये जो क्योंकि ये आपको लीगल राइट प्रोवाइड करता है, इस वजह से कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये कई सारे यहाँ पर आपको फीचर्स मिले हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम लिखा हुआ है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब यहाँ पे है ही, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में ट्रांसपेरेंट सिस्टम तो यहाँ पे लिखा है। तो ये सारी चीजें इसके फीचर्स में आता है, ये जो मैंने आपको ग्रीवांस रिड्रेसल वाले एक्ट के बारे में बताया। ठीक है, बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट 2015 में आया था ये, और इसके अंतर्गत ये सारे फीचर्स आते हैं, ये सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो हमने इनके बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नंबर 2 और नंबर 3 आए थे। तो पहला जो एक्ट है हमारा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011, इसमें नंबर 1 आया था बक्सर, जो कि हमने डिस्कस किया था इससे पहले। लेकिन सेकंड कौन आया था इसमें? सेकंड आया था जहानाबाद। ठीक है, सेकंड आया था इसमें जहानाबाद, और थर्ड आया था बांका। फर्स्ट आया था हमारा बक्सर, सेकंड आया था जहानाबाद, थर्ड आया था हमारा बक्सर जिला। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एक्ट है राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट 2015, इसमें नंबर 1 पे आया था सुपौल, लेकिन नंबर 2 पे आया है बक्सर, एंड नंबर 3 पे आया है बांका। तो देखो बांका जो है वो दोनों में नंबर 3 पे आया है।
बक्सर जो है वो इसमें फर्स्ट पे आया है, यहाँ पर सेकंड में आया है, और यहाँ पर जो 2011 वाला एक्ट है राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट, इसमें नंबर 2 पे आया है जहानाबाद, और यहाँ पे सुपौल नंबर 1 पे आया। तो ये हमने ये डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देखा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नंबर 1 एंड नंबर 2 और नंबर 3 पे आए हुए हैं। इसको आप लोग एग्जाम में जानते ही हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आते भी हैं। अब आते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ कहती है कि भाई कैबिनेट ने जो CCEA है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है, इसने क्या अप्रूव कर दिया है? इसने अप्रूव किया है 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹6798 करोड़, 6,798 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव किए हैं बिहार और आंध्र के लिए। हम लोग बिहार की खबर पढ़ रहे हैं तो हम बिहार पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो बिहार के लिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, यहां पर बात करी गई है रेलवे डबलिंग जो लाइंस होती हैं उनके, उस प्रोजेक्ट की बात, ठीक है। तो डबलिंग हो रही है कौन सी लाइंस की, जरा जल्दी से देख लीजिए, यहां पर नाम भी लिखा हुआ है। नाम है नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी और दरभंगा। मैंने बात करी थी ना नॉर्थ बिहार के बारे में, नॉर्थ बिहार के बारे में बात करी थी, उत्तरी बिहार में। तो ये उत्तरी बिहार में आने वाले जगह हैं। नरकटियागंज, रक्सौल पड़ता है, सीतामढ़ी और दरभंगा, और साथ में सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर सेक्शन जो है वहां पर ये डबलिंग करी जाएगी। कितने लेंथ की हो जाएगी? द लेंथ विल बी 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर की जो लेंथ है वहां पर रेलवे लाइन की डबलिंग करी जाएगी, ऐसा बोला गया है CCEA के द्वारा, जो अप्रूव किया गया है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अप्रूव किया गया है। और यहाँ पे हमारे मंत्री जो है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, वही भी यहाँ पर मौजूद है। साथ में इसमें फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस क्या होंगे? देखो उत्तरी बिहार की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तरी बिहार में होगा क्या, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे ब्रिजेस की बहुत जरूरत है। जैसे हम जानते हैं कि उत्तरी बिहार में बाढ़ बहुत सारी आती है, ठीक है। जब बाढ़ आती है तो कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो कि कट ऑफ हो जाते हैं, तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे? वहां पे ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 310 ब्रिजेस भी वहां पे बनेंगे, पुल वहां पे बनेंगे। उनमें से सेक्शन भी डिवाइड कर दिया गया है, 3 वहां पे मेजर ब्रिज हो जाएंगे, 99 वहां पे मीडियम ब्रिज हो जाएंगे, मध्यम जो लंबाई वाले जो ब्रिज होते हैं वो हो जाएंगे, और वहां पे 208 स्मॉल ब्रिज हो जाएंगे जहां से रेलवे क्रॉस कर पाएगी, ठीक है। रेलवे से ही रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ ही इन्हीं ब्रिजेस में से एक ब्रिज आता है बागमती ब्रिज, बागमती रिवर पड़ती है जो कि उत्तरी बिहार में नेपाल की तरफ से आ रही होती है। बागमती पर एक ब्रिज बनाया जाएगा जो कि इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा उत्तर बिहार और मिथिलांचल के जो इलाके होते हैं वहां पर, उत्तर बिहार और मिथिलांचल वाले जो इलाके होंगे वहां पर ये बागमती का पुल जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। वहां पर जो भी स्थानांतरण होता है लोगों का या फिर जो गुड्स मटेरियल होता है, सामान जो होता है एक दूसरे से एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए, वो वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। पुल बनाना इंपॉर्टेंट है, बेस्ड होता है वो चीज। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ कवच टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में भी रहती है। कवच टेक्नोलॉजी जो है, इस कुछ समय पहले ऐसा भी बहुत देखने में मिल रहा है कि जो ट्रेन्स हैं वो कोलाइड कर जा रही हैं या फिर पटरी से उतर भी जा रही हैं। तो उस समय पे हमेशा क्वेश्चन में आता है कि भाई ये कवच सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये करता है, डेफिनेटली करता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक इमेज भी आपको दिखाई दे रही है। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक अप जा रही है, एक डाउन जा रही है। अप डाउन ऐसे बोलते हैं अगर वो ऑपोजिट साइड से चल रही होती हैं। तो क्या होता है, इनकी ये जब भी सिग्नल्स को क्रॉस करती हैं तो क्या है, ये संदेश भेजती हैं, और ये संदेश जो होता है वो सैटेलाइट के थ्रू इन दोनों जो रेलवेज होती हैं, इन दोनों जो ट्रेन होती हैं, इन पर पहुंच जाता है कि भाई आगे आने वाली जो ट्रेन है वो किस ट्रैक पे आ रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है इन द कवच टेक्नोलॉजी, जो कि रेलवे कोलिजन से बचाने के लिए बनाया गया था। तो ये भी यहाँ पे लगाया जाएगा, उत्तरी बिहार में जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है वहां पर ये भी लगाया जाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ कवच टेक्नोलॉजी विच एनहांसेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। जो भी परिचालन दक्षता होती है इसको इंप्रूव करती है और सुरक्षा को भी बढ़ाती है, ठीक है। सुरक्षा को बढ़ाना मेजर काम है, क्योंकि कोलिजन से बचाना है, सुरक्षा से बचाना है, और जो रेलवेज की प्रॉपर्टी होती है वो भी बच पाती है। नेक्स्ट है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ये जो सारा प्रोसेस है नॉर्थ बिहार में बनेगा, जो 310 ब्रिज बनेंगे, ये कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? लगभग 5 साल का समय निर्धारित किया गया है अभी के टाइम। जो एक्सपेक्टेड टाइम है कंप्लीशन का वो 5 साल रखा गया है। अब बात करते हैं इसमें एडवांटेज क्या होंगे। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एडवांटेज क्या होंगे? इट विल स्ट्रेंथन द कनेक्टिविटी टू नेपाल। नेपाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, वो सब, ठीक है। नेपाल के साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब जो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य आते हैं वहां पर, और साथ में जितने भी बॉर्डर एरिया होते हैं उन जगहों पर नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी के इशू होते हैं वो वहां पर दूर हो पाएंगे, कनेक्टिविटी वहां पे मजबूत हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, इससे यात्री और मालगाड़ी दोनों की आवाजाही सुविधा हो पाएगी। डबलिंग है ना,
तो डबलिंग में क्या है कि भाई एक तो होती है यात्री गाड़ी, पैसेंजर वाली होती है गाड़ियाँ, दूसरी होती है हमारी ये जो माल गाड़ी होती है। अब क्या होता है कि नॉर्मली आपने फेस किया होगा कि कम ट्रैक्स होने की वजह से क्या होता है कि जब भी मालगाड़ी को गुजरना होता है तो क्या होता है कि जो पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं उनको रोक दिया जाता है, तो हाल्ट प्रोसेस जो होता है वो वहाँ पे नहीं होगा, टाइम सेविंग होगी, है ना, ऑपरेशनल जो है एफिशिएंसी हो जाएगी। अगेन फिर से वही चीज़ है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ये भी इसी में इंक्लूडेड है, इस पॉइंट में ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दोनों चीजें एक साथ चल पाएंगी। नेक्स्ट इज इट विल फॉस्टर सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन। अब देखिए जितना ज्यादा ट्रांसफर हो पाएगा, जितना कम समय में चीजें आगे बढ़ पाएंगी, उसका उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ब्रिजेस बनेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हो पाएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी डेवलप हो पाएगा, जल्दी से स्थानांतरण हो पाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक रहती हैं। फॉर द मेंस एग्जाम दिस पॉइंट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं कि सोशल किस तरीके से इंप्रूवमेंट होंगे, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट कैसे होंगे, ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द रिलीजियस कॉरिडोर। ये एक अलग एक डायमेंशन ही हो गया, ये एक नया आयाम हो गया कि ये जो किया जा रहा है नॉर्थ बिहार में डेवलपमेंट फॉर द रेलवे ट्रैक्स, डबलिंग ऑफ द रेलवे ट्रैक्स, इससे क्या हो पाएगा, जो डेवलपमेंट है रिलीजियस कॉरिडोर का ये बढ़ पाएगा। मतलब जितनी ट्रेन्स होती हैं, पैसेंजर ट्रेन्स जो होती हैं अलग अलग क्षेत्रों से आ रही होती हैं, और आप जानते भी हैं कि बिहार में जो रिलीजियस जो हमारे सर्किट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो हम बुद्धिस्ट सर्किट की बात करें, चाहे वो गांधी सर्किट की बात करें, जैन सर्किट की बात करें, हिंदू सर्किट की जो हिंदुज़म के रामायण सर्किट आता है वो वाला, शक्ति सर्किट भी है बिहार में, साथ में गुरु सर्किट भी है, बहुत सारे सर्किट्स हैं। तो इन सर्किट्स में अगर लोग आना चाहते हैं, इसमें ट्रैवल करना चाहते हैं, तो दिल बी मल्टीपल ट्रेन्स, बहुत सारी ट्रेन्स हो जाएंगी, ट्रैक्स भी बढ़ रहे हैं, ट्रेन्स भी बढ़ जाएंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस कॉरिडोर हो पाएगा, धार्मिक गलियारे का विकास भी वहां पे हो पाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए मेंस के पर्सपेक्टिव से। हमने देखी दो न्यूज, प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, टेस्ट करना है कि भाई आपको कितना आता है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। एंड द क्वेश्चन सेज कंसीडर फॉलोइंग इवेंट्स। जो कई सारी घटनाएं हैं, ये सब 4 घटनाएं यहाँ पे बताई गई हैं, और इन घटनाओं को आपको क्रमानुसार लगाना है। किस तरीके से, कौन कौन सी न्यूज है, पटना हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट, सेकंड इज बिहार एंड उड़ीसा बोथ बिकेम सेपरेट स्टेट्स, थर्ड इज फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ बिहार सेपरेशन इन जो ब्रिटिश राज के टाइम पे, अभी वाला नहीं, ब्रिटिश राज के टाइम पे। फिर आता है बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इनको आपको क्रम में लगाना है, लेकिन ऑर्डर क्या होना चाहिए, अरेंज द इवेंट्स फ्रॉम रीसेंट टू द अर्लीस्ट, रीसेंट टू द अर्लीस्ट। बहुत जैसे आज 2024 चल रहा है, तो आज के टाइम से सबसे पास में कौन है उसको पहले लगाना है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं इसको, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, बिहार और उड़ीसा दोनों राज्य अलग कब बने थे, ब्रिटिश राज में बिहार के अलग होने की जो औपचारिक घोषणा है वो कब करी गई थी, लास्ट में आता है बिहार पुनर्गठन अधिनियम। तो इसको आपको लगाना है जल्द से जल्द व्यवस्थित कर रहे हैं, मतलब इसको हमने हाल से प्रेजेंट टाइम से आपको जो अर्लीस्ट टाइम था उसको आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इसको पूरा देखिएगा वीडियो को, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, मैं देखूंगा अभी। अब आपको अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जा सकते हैं लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, आप इसको सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देयर इज अ डिस्कशन ग्रुप ऑल्सो, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये ईमेल आईडी है मेरी, आप मुझसे इस पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी स्टडी आईक्यू का जो चैनल है इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के सारी नोटिफिकेशंस को मतलब ऑन भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखिए, बिहार की खबर जितने भी वीडियोस आ चुके हैं सारे वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो मैंने बता दिया आपको, गो टू लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।